हेलो 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 आवाज पीछे तक जा रही है? हेलो, आवाज जा रही है पीछे तक? हेलो, गुड। हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज पीछे तक जा रही है? चलिए, हम लोग कल की क्लास में इल्यूमिनेशन चैप्टर को हम लोग देख रहे थे और कई सारे बेसिक कंसेप्ट्स पर हमने चर्चा किया था। आपने ये जाना था कि इल्यूमिनेशन देखिए, इल्यूमिनेशन जो है, आपने कल ये महसूस किया था कि प्रकाश के होने के कारण ही इल्यूमिनेशन संभव है। अगर प्रकाश नहीं होगी तो इल्यूमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। ये बातें आपने जान लिया था। साथ ही साथ आपने यह भी महसूस किया था कि हमारे जो अलग अलग रंग हमें प्रकाश के प्राप्त होते हैं, उन रंगों के लिए दो चीज बहुत आवश्यक होती है। पहली आपकी तरंगदैर्ध्य और दूसरी आपकी फ्रीक्वेंसी। आपने यह भी महसूस किया था कि अगर हमारी तरंगदैर्ध्य अधिक होती हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका लाल रंग। उसके बाद आपने यह भी महसूस किया था, अगर हमारी तरंगदैर्ध्य कम होती है तो फ्रीक्वेंसी अधिक होता है। एग्जाम्पल में आपका बैगनी वायलेट। उसके बाद आपको मैंने यह भी बताया था कि हमारी जो फ्लक्स है उसका संबंध किससे है? इल्यूमिनेशन से। और वो संबंध किस सूत्र से व्यक्त होता है? ई बराबर एफ बाय ए से। आपने यह भी जाना था, इसका मात्रक जो होता है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आपने यह भी समझा था कि ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लक्स भी कहते हैं। इसके अलावे आपने यह जाना था F बराबर लक्स के बराबर। ये सारी बातें आपने कल की क्लास में देख ली थी। आइए आज हम चर्चा करेंगे हमारी ज्योति तीव्रता क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पेपर में जो न्यूज़ आया है उस इंफॉर्मेशन को बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साइट पर भी दे दिया गया है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो पूरी खबर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हेडिंग पढ़ करके अफवाह उड़ा देते हैं। ठीक है, तो सच्चाई ये है, आपकी वैकेंसी पोस्टपोन नहीं हुई है, फॉर्म भरने के डेट को बढ़ाया गया है।
और ये फॉर्म भरने का डेट जो बढ़ाया गया है वो तकनीकी कारणों से बढ़ाया गया है। ये तकनीकी कारण क्या होता है? तो पहले से कंपनी जिस एजेंसी को परीक्षा कराने के लिए फाइनल की थी वो कंपनी अब प्रोसेस को आगे बढ़ाने से हिचक रही है। इस लेकर के दूसरी किसी कंपनी को या तो सरकार अपनी बॉडी के माध्यम से खुद परीक्षा करवाए या किसी दूसरी एजेंसी को टेंडर दे और तब जाकर के वह काम हो। पिछले साल 2023 में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी। आप लोगों में बहुत सारे बच्चों को याद होगा, नहीं भी याद होगा तो मैं बता देता हूं। 2 गलतियां हुई थी उस वैकेंसी में। पहली गलती हुई थी, जो बच्चे एनसीवीटी से आईटीआई किए हैं वही उस फॉर्म को भर सकते थे, एससीवीटी वाले बच्चे नहीं भर सकते। जितना भी गवर्नमेंट आईटीआई है हमारे राज्य में चल रहा है उन सभी के बच्चों को एससीवीटी के अंदर से ही सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो मतलब स्पष्ट हमने आवाज भी उठाया था कि सरकारी कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय है और वो बच्चे सरकारी कॉलेज में आईटीआई इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते। अगर ये सुविधा नहीं है तो आप सरकारी आईटीआई कॉलेज को बंद करवा दीजिए, खाली प्राइवेट कॉलेज को चालू रखिए। क्यों झूठ मूठ का संसाधन बर्बाद कर रहे हैं? इस पर आगे बढ़ा, मामला कोर्ट में गया, केस भी हुआ, संगठन आगे आया। बाद में जाकर दोबारा फिर से पोर्टल खोला गया, एससीवीटी वाले बच्चों को दोबारा से परमिशन दिया गया। उस एससीवीटी वाले बच्चों का परीक्षा जनवरी में कंडक्ट हुआ, एनसीवीटी वालों का सितंबर में ही हो चुका था। फॉर्म भरना चालू होना था जुलाई से, लेकिन फॉर्म 1 अगस्त तक भराना ही शुरू हुआ था। 4 अगस्त से 1 जुलाई से भराना था, 4 अगस्त से भराना चालू हुआ। 1 महीना लेट हुआ। लेट होने के बाद परीक्षा में लेट नहीं हुआ। परीक्षा के लिए 30 अगस्त लास्ट डेट था विद्यार्थी जी फॉर्म भरने का। और आपको हम बता दें 3 सितंबर को एडमिट कार्ड का लिंक आ गया था। 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख परीक्षा हो गई। तो इसीलिए आप सभी में से बहुत सारे लोग आपको भटकाने वाले मिलेंगे। अब छोड़ दो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लग जाओ एसएससी पर। आपका मन है, आप स्वतंत्र हैं, देश आजाद है, कोई रोक नहीं सकता। आपको जिस पे लगना है लग जाइए। लेकिन आप यह यदि सोच रहे हैं कि 1 महीना अभी हमको डिले हो रहा है, 1 महीना उधर भी हमको मिल जाएगा, मेरा परीक्षा अगस्त चला जाएगा, तो आप गलत फहमी में हैं। इधर भले लेट होगा लेकिन फॉर्म समापन होते ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और तुरंत परीक्षा आ जाएगी। इसलिए आप भुलावे में मत रहिए, आप अपने आप को आंक लीजिए। गलती से 15 दिन का डेट बढ़ जाता है तो ये एडवांटेज है आपके लिए, समझ गए कि नहीं? इसको आप डिसएडवांटेज के रूप में मत स्वीकार करिए। तो इसलिए आप लोग अपने मेहनत में जरा सी भी कमी मत करिए और ये भी गलतफहमी मत पालिए मन में कि वैकेंसी कैंसिल हो गई, वैकेंसी रद्द हो गई। मीडिया को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अखबार में छपी खबर पर कभी भरोसा तुरंत नहीं करना चाहिए, तहकीकात करने के बाद करना चाहिए। उसने हेडिंग दे दिया है नियमित 2610 पदों पर बहाली स्थगित। अंदर लिखा है 15-20 दिन बढ़ाई गई है तकनीकी कारणों से और संभवतः 1 मई से चालू हो जाएगी। हमारी सुबह भी बातचीत हुई थी, जरूरी नहीं है कि 1 मई, हो सकता है 17-18 तारीख के बाद से चालू कर दिया जाए। लास्ट लिमिट दिया है कि 1 मई से तो पक्का फॉर्म भराएगा, समझ गए? तो मेन मामला इंटरनल है। सारी चीजें खोल करके विभाग आपके बीच नहीं कहेगा। अगर कहने लगेगा तो फिर बिहार टीचर की तरह आप भी वहां जाकर के जिस एजेंसी के माध्यम से जहां क्वेश्चन तैयार हो रहा है 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख दे करके आप भी क्वेश्चन ले आइएगा। इसीलिए सब कुछ क्या है, हिडन रहता है और उसको हिडन ही रहने देना उचित है। अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है
हम नहीं जानते हूं, आप हमसे ज्यादा ज्ञानवान इस मामले में। ये सेटिंग हो जाएगा, सीट बिक जाएगा, खरीद लेगा, ये सब की जानकारी आपके पास होगी, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। और ना हम इस तरह के मामले में आपका सहयोग कर पाएंगे, ना आपका मार्गदर्शन कर पाएंगे। हम सिर्फ एक काम करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। इच्छा होगी तो मेहनत करिएगा, नहीं होगी तो आपका मन है। समझ गए कि नहीं? इसीलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। चलिए, बाकी नकारात्मक कमेंट करने वालों की कमी नहीं है, ऐसे लोग सैकड़ों बार बोलते रहेंगे। आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, सैलरी भी उठाने लगिएगा, तो आपको 100 आदमी कहेगा कि वो लड़का सेटिंग से गया है। हम ना जानते हैं, पैसा दिया है, पैसा वाला लड़का 2 कट्ठा जमीन बेचा, ये आरोप आपको जीवन भर झेलना पड़ेगा। मैंने भी 3 बार सरकारी नौकरी छोड़ी। मेरे परिवार के सभी सदस्य सरकारी जॉब में ही हैं और अच्छे पदों पर है, लेवल 11 के जॉब पर है, लेवल 10 के जॉब पर हैं। समझ गए? तो ऐसे बड़े बड़े पदों पर हैं। किसी को भी 1 रुपया हम लोगों ने घूस नहीं दिया, ना लगा। हम तो मानते हैं कि ऑनेस्टी से काम हुआ। मेरे जीवन में ऐसा कभी टकराया नहीं, इसीलिए हम इन सभी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। आप उस जुगाड़ में रहते हैं तो आप ठगे जाते हैं। अगर आप में मेधा है तो दिक्कत नहीं है। इसलिए बेहिचक होकर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए। आइए, प्रकाश की तीव्रता के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। प्रकाश की तीव्रता आप सब जानते हैं। अगर स्वाभाविक रूप से एक छोटा एग्जाम्पल समझिए। बचपन के समय का याद करिए, जब लाइट की उपस्थिति कम रहती थी। अब ना 24 घंटा बिजली हो गया, पहले तो 4 घंटा 6 घंटा भी मुश्किल से रहता था, सप्ताह में 2 दिन आता था। तो हम लोग 110 वाट का बल्ब लगाते थे, 110 वाट का। 100 वाट वाले से लगता था कि दीपक की तरह एकदम कोई वैल्यू ही नहीं है, जल रहा है फिर भी लालटेन और लैंप जला के पढ़ना पड़ता था। तो हम लोग मार्केट से 110 लाते थे, 10 रुपया में ही दे देता था, लेकिन उसकी गारंटी नहीं रहती थी कि 2 दिन चलेगा कि 5 मिनट चलेगा कि 5 महीना चलेगा। लगाते थे, रोशनी बड़ा अच्छा, तीव्रता चमक बहुत अच्छी रहती थी, खुश हो जाते थे। हल्का वोल्टेज बढ़ा, तुरंत फ्यूज कर गया, डांट भी सुनना पड़ता था पेरेंट्स। लाता है 2 मिनट में उड़ जाता है। तो साहब क्या था परिस्थिति? हमारी वोल्टेज के बढ़ने से स्वाभाविक रूप से क्या हो रहा है? करंट बढ़ रही है। उस बल्ब के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, इस सभी के बारे में नहीं। वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ रही है, करंट के बढ़ने से हीट लॉस बढ़ रहा है, हीट लॉस के बढ़ने से उष्मा बढ़ रही है, उष्मा बढ़ने से हमारी चमक बढ़ रही है, चमक बढ़ रही है तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है। यानी स्पष्ट रूप से ये क्लियर है, अगर किसी प्रकाश स्रोत से चमक ज्यादा प्राप्त होती है तो कंफर्म हो जाइए वहां इंटेंसिटी क्या है? अधिक है। यानी ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। समझ गए? ब्राइटनेस बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। वही बातें आपसे कहा गया है। प्रकाश की तीव्रता जो है वो किस पर निर्भर कर रही है? चमक पर निर्भर कर रही है। चमक अधिक होगी, ब्राइटनेस अधिक होगी, इंटेंसिटी अधिक होगी। साथियों, यानी कि अगर किसी प्रकाश स्रोत से हम खास दिशा में क्या करते हैं? सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में प्रकाश को उत्सर्जित कराते हैं। सॉलिड एंगल का मतलब आप समझ गए, हमारा क्या होता है? गोलीय सरफेस। आप इस कमरे को क्या कहेंगे? अगर इस कमरे के सरफेस को देखिए तो आयताकार है, दीवार देखिए आयताकार है, ऊपर देखिए आयताकार है। लेकिन हम जो प्रकाश चाहते हैं, हम प्रकाश सिर्फ नीचे ही तो नहीं चाह रहे। हाँ, ज्यादा मात्रा में प्रकाश सरफेस पर जरूर चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा वर्किंग प्लेन कौन सा है? नीचे का सतह है। इसलिए नीचे के सतह पे हम ज्यादा प्रकाश चाहते हैं। बट हम दीवालों पर भी रोशनी चाहते हैं। हम कहीं न कहीं शेड में भी क्या चाहते हैं? रोशनी चाहते हैं। हाँ, शेड में बहुत ज्यादा चमक नहीं चाहते, लेकिन नीचे ज्यादा चाहते। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की कल्पना करें तो यह भी एक स्फेयर ही है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर ही है। तो हम जहां भी इस्तेमाल लाइट का करेंगे, वहां अगर किसी खास दिशा में सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में अगर प्रकाश उत्सर्जित होती है, तो जो भी आपका
प्रदीप्ति पुंज ल्यूमिनस बीम हमें मिलता है, उस प्रकाश स्रोत की वह ल्यूमिनस बीम क्या कहलाती है? तीव्रता कहलाती है। अब जितना मात्रा में फ्लक्स वहां से प्राप्त होगा, ल्यूमिनस फ्लक्स, उस हिसाब से हमारी तीव्रता भी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा चमक होगी उतनी ज्यादा तीव्रता रहेगी। यानी गणितीय रूप से अगर हम देखें साथियों, तो F बराबर, विद्वानों आपने क्या लिखा था? आई ओमेगा लिखा था। यहां से आप I बराबर आराम से F बाय ओमेगा लिखेंगे। यानी एक लाइन में आपसे पूछा जाए, प्रति इकाई सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में उत्पन्न हो रहे फ्लक्स की मात्रा को ज्योति तीव्रता कहते। कंसेप्ट क्लियर? ल्यूमिनियस फ्लक्स प्रति इकाई सॉलिड एंगल, ओमेगा क्या है विद्यार्थियों? सॉलिड एंगल है, ठोस कोण है। तो प्रति इकाई सॉलिड कोण के सापेक्ष जितनी हमारे प्रकाश स्रोत से फ्लक्स की प्राप्ति होती है, वही मात्रा मेरी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहलाती है। यानी इससे आपको दो तीन बातें समझ में आ रही हैं। पहला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपके उत्पन्न फ्लक्स का समानुपाती होता है। दूसरा विद्वानों, मेरी ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे सॉलिड एंगल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर कमरा बड़ा है तो आपको लाइट सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। इतने बड़े कमरे में एक ट्यूब लाइट से काम नहीं चलेगा, बिकॉज हमारी एरिया क्या है? काफी ज्यादा। आप देख रहे हैं कई सारे ट्यूबलाइट्स यहां पर लगाए गए हैं, तो स्पष्ट है। तो हमारा जो सॉलिड एंगल है, अगर उसका मान बढ़ता है तो हमारी निश्चित रूप से इंटेंसिटी घट जाती है। अगर सॉलिड एंगल कम होती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, हमारा किचन और बाथरूम छोटा छोटा होता है, स्वाभाविक रूप से आपके बेडरूम से छोटा होता है। आप उसमें 20 वाट का एलईडी बल्ब लगा दीजिए, बाथरूम में लगा दीजिए 20 वाट का, कितना ज्यादा रोशनी आती है, लगता है कि एकदम दीवारें चमक रही। हम लोग उसमें 6, 8 बहुत होता है तो 8, 9, 12, मैक्सिमम किचन में 12 वाट तक लगा देते, उससे ज्यादा नहीं लगाते, 10 वाट 12 वाट का। उसी में पूरा एकदम झकझक करते रहता है। मतलब एरिया कम हो गया, ब्राइटनेस स्वाभाविक रूप से आपकी बढ़ी, ब्राइटनेस बढ़ी, इंटेंसिटी बढ़ी। एरिया घटा, बढ़ रहा है, एरिया बढ़ जाएगा, चमक फीकी पड़ेगी, चमक फीकी पड़ेगी, इंटेंसिटी आपकी घट जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं विद्यार्थी? 3 बातें याद रखिएगा। फ्लक्स के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ती है, एरिया के सॉलिड एंगल के ऑक्युपाइड एरिया के घटने से इंटेंसिटी बढ़ती है, बढ़ने से इंटेंसिटी घटती है। ब्राइटनेस के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ती है, ब्राइटनेस के घटने से इंटेंसिटी घटती है। ये छोटी छोटी चीजें आपको थ्योरेटिकल प्रश्नों में पूछा जाएगा। अब साथियों, जब मैथमेटिकल टर्म आपने समझ लिया है, तो इस फॉर्मूले से आपको इसका यूनिट का भी पता चल ही गया। आई बराबर हमने लिखा F बाय ओमेगा। F हमारा साहब ल्यूमेन में व्यक्त किया जाएगा, फ्लक्स है, और ओमेगा आपका क्या होता है? एस्टेरेडियन। तो हम इंटेंसिटी को ल्यूमेन प्रति एस्टेरेडियन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि आप सब जानते हैं ये मेरा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट जो है वो स्पेसिफाइड होता है, जो कि कैंडेला है। कंसेप्ट क्लियर? तो एक कैंडेला बराबर क्या? 1 ल्यूमेन प्रति एस्टेरेडियन। एक कैंडेला बराबर क्या? प्रति एस्टेरेडियन। चलिए साथियों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जी, कल एक छोटा सा रिलेशन आपको मैंने कहा था। हमने आपसे कहा था एक लक्स बराबर कितना वाट हो रहा था? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, 0.0016। उस छोटे छोटे टर्मों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, इसीलिए सारे फॉर्मूले को कमान करते चलिए। अब कैंडेला के बारे में तो आप समझे, हमारी यूनिट है, किसकी यूनिट है? ज्योति तीव्रता की यूनिट है। कंसेप्ट क्लियर? और आप सबको मालूम है मेरा सॉलिड एंगल मैक्सिमम कितना सबटेंड कर सकता है? 4 पाई एस्टेरेडियन सबटेंड कर सकता है। कंसेप्ट क्लियर? तो अगर 4 पाई ल्यूमेन फ्लक्स हमारे एरिया में चारों तरफ फैलता है,
तो उसे किस नाम से जानेंगे? एक कैंडेला के नाम से जानेंगे। आइए, कैंडल पावर क्या है? सीपी से इसको सूचित किया जाएगा, कैंडल पावर को। ध्यान दीजिएगा, प्रदीप्ति फ्लक्स को मापने का यह भी एक क्या है? इकाई है, यूनिट है। हम लोग कैंडल पावर के माध्यम से भी इसको माप सकते हैं। समान रूप से अगर कोई प्रकाश स्रोत है, किसी दी गई निश्चित दिशा में प्रति इकाई घनकोण में जितने ल्यूमेन को उत्सर्जित करती है, उसी को क्या कहते हैं? कैंडल पावर। बढ़िया से समझिए। सपोज कर लीजिए ये आपका बल्ब है, ये हमारा सरफेस एरिया था, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमने ये स्पेसिफाइड कर दिया, इधर इधर वाले को कंसीडर नहीं किया। एक सर्टेन दिशा में नीचे की तरफ जितने लक्स की मात्रा इसने उत्सर्जित की है ऑन बिहाफ ऑफ दैट सॉलिड एंगल, सरफेस के सापेक्ष जिसका सॉलिड एंगल बना, उस सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में जितनी मात्रा की फ्लक्स आपके इस बल्ब के माध्यम से साथियों उत्पन्न हुई है, उसी ल्यूमिनस फ्लक्स की मात्रा को हम क्या कहेंगे? कैंडल पावर कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या फ्लक्स होता है किसी खास स्पेस की बात नहीं हो रही, जो मिल रहा है यहां खास क्षेत्र में जो मिल रहा है, समझ गए? बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है कि नहीं? आप समझिए इसको, मुसल्लपुर हाट आपका एरिया है, यहां कोई आपको कुछ कह देगा तो 500 लड़का बुला के उसको आप दुनिया से उठवा दीजिए। लेकिन यही आप चले जाइए कहां? साउथ, या यही आप कंकरबाग में चले जाइए, वहां दो चार थप्पड़ भी आपको मार देगा तो कहिएगा कोई बात नहीं है, मार लो। किसी दिन भेटा जाना मुसल्लपुर हाट में तो बता देंगे तुम। जगह जगह का फर्क पड़ा कि नहीं? आदमी तो वही है, समझ गए? तो चीज वही है, लेकिन जगह क्या हो गया? पर्टिकुलर सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में, एक निर्धारित चीज में। डायरेक्शन भी क्या है? निर्धारित। हमारी डिफ्यूजन सरफेस के माध्यम से कई भागों में प्रकाश निकलती है, इधर भी निकल रही है, उधर भी निकल रही है, लेकिन हमने दिशा भी निर्धारित किया और हमने स्पेस भी निर्धारित किया, और तब जो निकला वो कैंडल पावर कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जी, ये क्लासेस आपको बताने के लिए ही हो रही है और ये क्लासेस आपके समझने के लिए ही हो रही है, ठीक है? आप तभी समझ सकते हैं, मुझे प्रतिदिन ऐसे सैकड़ों बच्चे मिलते हैं जिन्हें यह मालूम ही नहीं है, डिग्री आईटीआई का है लेकिन मालूम ही नहीं है, वो सब तो बात अलग की है, ये मालूम नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अगर यहां पर हम थिएटर का चीज पढ़ाने लगे तो सब पढ़ना चालू कर देगा, उसको लगेगा कि यही चीज सही है। आपको तभी चीजें समझ में आएंगी जब आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे? हम तो इस चैप्टर को काफी स्लो लेकर भी जा रहे हैं और काफी आराम से भी बता रहे हैं, जो फैक्ट बात है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, उनको कल की क्लासेस का वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार देखना चाहिए। देखने के बाद किताब उनके पास नहीं है तो किताब खरीदना चाहिए। खरीदने के बाद उस किताब के चैप्टर्स को पढ़ना होगा, तब जाके चीजें आपको समझ में आएंगी। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से नहीं होगा। मैं 2 घंटा पढ़ा रहा हूं तो आपको 4 घंटा पढ़ना होगा, क्योंकि आप जीवन में कभी पढ़े नहीं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं और पहली बार पढ़ने के बावजूद भी 2 महीने में युद्ध जीतना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी जबरदस्त करनी होगी, ठीक है? इसके लिए आपको खुद से मेहनत करना होगा। खुद से मेहनत करने के लिए आपके अपने अंदर की अंतरात्मा के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं एक शिक्षक हूं, मैं सबके घर जा जाकर सबको जगाकर सबको डांट कर नींद से उठा नहीं सकता। जो बातें हैं मैं ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से आपको बस यही कह सकता हूं। हाँ, एक चीज होता है कि सर हमको यहां पर समझ में नहीं आया, तो जरूर हम उसको 2 बार नहीं 3 बार बता देंगे। लेकिन आप कहिएगा कि हमको कुछ समझ में नहीं आया,
तब ये 100% आपकी फॉल्ट है। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तरीके से आप नहीं चल रहे हैं। और जिन बच्चों ने अपने जीवन का इतना समय देख लिया, उसको ये सिखाना पड़ेगा कि पहले किताब पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, फिर ये कीजिए। इससे तो अच्छा था आप शिशु वर्ग में आ जाते। स्वाभाविक सी बात है, 20 साल, 18 साल, 35 साल पीछे चले जाते। तो बड़ा थोड़ा सा केयर करिए, आप जिम्मेदार छात्र हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, परिवार का की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उम्मीद है लोगों की आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सॉलिड एंगल के बारे में मैंने कल भी चर्चा किया था। आप कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं, उस आइसक्रीम के अंदर क्या डाला जाता है? पूरा बाहर से आपका कैबिनेट रहता है ना, और उसमें हम लोग क्रीम डालते हैं, स्वाभाविक से आइस और उसके साथ मिला करके पूरा अंदर पुट करते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जब किसी सॉलिड स्ट्रक्चर का एंगुलर पोजीशन तैयार होता है, क्योंकि कल की क्लास में भी हमने कहा था, वही आपकी क्या होती है? सॉलिड एंगल होती है, जो कि 3D में होगा। गोले का भाग है यह सरफेस का भाग नहीं है। किसका भाग है? गोले का भाग है। तो कोई गोला ले लीजिए, गेंद ले लीजिए, उस गेंद के अंदर सेंटर से एक सर्टेन एंगल को कंसीडर करते हुए थोड़ा सा भाग जो उसका काटा जाता है, जो कटिंग प्लेन यहां पर एक एंगल रिप्रेजेंट करता है, जिसका ये वाला भाग इसका क्या है? सरफेस का एरिया होता है। क्या होता है? सरफेस एरिया होता है। ये दोनों इस गोले की क्या होती है? रेडियस होती हैं। और हम लोगों ने कल आपसे कहा था 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल होता है, फिर 4 पाई हमको मिलती हैं। यानी स्पष्ट रूप से ये बातें हैं कि हमारा जो सॉलिड एंगल है वह कैसे व्यक्त किया जाता है साथियों? ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। और सॉलिड एंगल मैक्सिमम कितना फैल सकता है? 4 पाई स्टेरेडियन तक फैल सकता है। ये किसका हिस्सा होता है? ये गोले का हिस्सा होता है, सॉलिड गोले का, ठोस गोले का हिस्सा होता है, जिसके अंदर का भाग खोखला नहीं है। समझ गए? उसका यह हिस्सा होता है। इसीलिए इसको हम लोग सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। प्लेन एंगल में तो हमने कंपास लिया, एक लाइन खींची और सेंटर मानते हुए कंपास से एक सर्टेन पोजीशन पर आर्क खींचा, आर्क के लास्ट बिंदु को मिला दिया। अब जो पोजीशन बनी है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को याद है आपको, थीटा बराबर L/R से सूचित करते थे। इसका यूनिट क्या होता था? रेडियन होता था साथियों। मैक्सिमम कितना फैल सकता है? 2 पाई रेडियन फैल सकता है। बस यही बातें। क्या है? 2 पाई रेडियन। आइए आगे बढ़ें। अब चलिए देखिए, जितने भी बच्चे हैं मैं इंक्वायरी नंबर सबको दे देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। जब आप बैच खरीदते हैं तो बैच खरीदते समय ऊपर में सब चीज लिखा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, इंक्वायरी नंबर सब लिखा रहता है। ठीक है, आपको मैं इंक्वायरी नंबर दे देता हूं। मोबाइल में नहीं चल रहा है या चल रहा है, सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। आप लोग पहले पढ़ा लेने दीजिए, नहीं तो इसी सब पूछते पूछते आप समय बर्बाद करवाइएगा तो हम क्या करें। एप्लीकेशन संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे। बुक से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है या खरीदना चाहते हैं, इस नंबर पर संपर्क करें।
इसको सब लोग नोट कर लीजिए और अभी के बाद हम किसी का ऐसा कमेंट बिल्कुल नहीं देखेंगे। 7079212121 ये बुक के लिए है। 9162068342 ये नंबर आपके ऐप में कोई परेशानी आती है उस संबंध में। चलिए आइए हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हमारा जो कैंडल शक्ति है, आपने क्या महसूस किया? ओमेगा आपका ये था साथियों सॉलिड एंगल, और इस सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स की मात्रा हमें मिल रही थी उसे ही हम किस नाम से जानते थे? कैंडल पावर के नाम से। यानी आ रही फ्लक्स कैसे साथियों? ओमेगा सॉलिड एंगल में। यानी आप क्या कहेंगे, अगर एक ल्यूमेन हमारी फ्लक्स हो और टोटल सॉलिड एंगल का सब टेंशन 4 पाई हो तो 1 ल्यूमेन बाय 4 पाई ही आपका क्या होता है? एक कैंडल पावर होता है। और 4 पाई जो है इसका यूनिट क्या होगा? स्टेरेडियन। इसीलिए आप कैंडल पावर बराबर क्या लिखते हैं? 1 ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। ये छोटी छोटी चीजों को माइंड में सेट करिएगा। एक कैंडल पावर बराबर 1 ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। इसी को बदल लीजिए वाट में। जब वाट में बदलते हैं तो एक सीपी बराबर कितना होता है? 0.0201 वाट होता है। कितना होता है? 0.0201। ये सब याद रखिएगा। एक सीपी बराबर कितना विद्यार्थी जी? 0.0201 वाट। तो आपको 2-3 छोटा छोटा रिलेशन मैंने बताया है, उन सब रिलेशंस को आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। MHCP फुल फॉर्म क्या होता है विद्यार्थियों? MHCP का M से मीन, H से हॉरिजॉन्टल, C से कैंडल, P से पावर। नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। यानी आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन साथियों हम जो प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं वो किस तल पे प्राप्त कर रहे हैं? सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर पर। यानी जमीन पर ही सिर्फ हमारी प्रकाश आ रही है, चारों ओर के दीवारों पर और ऊपरी हिस्से में बिल्कुल नहीं जा रही है। अगर प्रकाश सिर्फ सतह पर ही फैलती है, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही फैलती है, और वह सतह किसी गोले का एक भाग हो, तो उस परिस्थिति में उस पूरे फैलने वाले प्रकाश या लुमेन को हम क्या कहते हैं? मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर कहते हैं। यानी गणितीय रूप से आप इसे व्यक्त करेंगे क्षैतिज तल में कुल फ्लक्स की मात्रा बटा 4 पाई। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? लुमेन प्रति स्टेरेडियन हो जाएगा। फिर आपका कह रहा है MSCP, M से मीन, S से स्फेरिकल, C से कैंडल, P से पावर। अगर आपका सरफेस कैसा है? स्फेरिकल। अब स्फेरिकल का मतलब हुआ जमीन पर भी प्रकाश आए, दीवारों पर भी जाए, ऊपरी भाग में भी जाए, दाएं बाएं तरफ भी जाए। यानी चारों तरफ आपका जो सरफेस है, स्ट्रक्चर है, पूरे के पूरे संरचना में चारों तरफ प्रकाश अगर फैलती है टोटल बाय 4 पाई, इसी को हम क्या कहते हैं? MSCP। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फैलना, ठीक है। स्फेरिकल में कहां साहब? संपूर्ण फ्लक्स। बल्ब के माध्यम से जो फ्लक्स हमें मिल रही है सिर्फ नीचे आ रही है वही नहीं लेंगे, ऊपर भी जो जा रही है उसे भी, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी प्रकाश जा रही है, लुमेन जा रही है, उस सब को लेंगे। वो टोटल प्रकाश, वो टोटल फ्लक्स जो हमारे इस लैंप के माध्यम से में प्राप्त हो रही है, बाकी कहां साहब? 4 पाई कंप्लीट सॉलिड एंगल के रीजन में, उसी को कहते हैं MSCP। इसका भी यूनिट क्या होता है? लुमेन प्रति स्टेरेडियन। अब है औसत अर्ध गोलाकार कैंडल पावर, ठीक है। अर्ध गोलाकार का मतलब आप समझ ही रहे हैं, हमारे गोले का हाफ भाग है,
यानी हाफ जैसे ही काटिएगा तो ये वाला हिस्सा आपका प्लेन हो जाएगा। प्लेन में जो आपका एंगल सबटेंड करेगा क्या होगा? थीटा होगा। स्वाभाविक सी बात है, थीटा। लेकिन याद रखिएगा, प्लेन में एंगल सबटेंड करेगा थीटा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये भाग किसका है? गोले का है। इसीलिए साथियों याद रखिएगा, इसका विस्तार 4 पाई नहीं होगा, हो गए तो ओमेगा ही, लेकिन विस्तार मात्र 2 पाई तक ही होगा। इसीलिए यूनिट इसका हम लोग रेडियन ना लेकर क्या लेंगे? SR ही लेंगे, क्योंकि बेस इसका क्या है? गोला। समझे? अगर गोला नहीं प्लेन रहता तब हम रेडियन ले लेते। प्लेन बन रहा है, बट किस वजह से? गोले को आधा काटने की वजह से। इसी कारण से अब जब टोटल गोला था, लॉजिक समझिए, जब टोटल गोला था तो 4 पाई फैल रहा था, आधा हो गया तो कितना फैलेगा? 2 पाई फैलेगा। 4 पाई का आधा कर दिए 2 पाई। समझ गए? अब 2 पाई फैल रहा है तो तुरंत में रेडियन की तरफ मत भागिएगा। 2 पाई सिचुएशन की वजह से एक्सटेंशन हो रहा है, क्योंकि हमने इस गोले को क्या कर दिया? हाफ कर दिया। इसीलिए साथियों यहां पर जो प्रकाश होगी वो होगी अर्धगोले में उत्पन्न फ्लक्स बाय 2 पाई। यूनिट इसका भी क्या होगा? ल्यूमेनिस्टर रेडियन। चाहे मेरा MHCP हो, चाहे MSCP हो, चाहे MHSCP हो, सबका यूनिट क्या होता है? ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। विद्वानों याद रखिएगा, M से मीन, H से हॉरिजेंटल, S से स्फेरिकल, गलत। H से हेमी स्फेरिकल, हॉरिजेंटल कहिएगा तो गलत हो जाएगा। H से क्या होगा? हेमी स्फेरिकल। देखिए हेमी स्फेरिकल ही अर्थ क्या है? अर्धगोला। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को। मैं एक बार पूछ लेता हूं, MHCP का पूरा नाम बताइए। मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। MSCP का बताइए। वेरी गुड, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। MHSCP का बताइए। वेरी गुड, मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। कंसेप्ट क्लियर है? सभी का ऐसा यूनिट क्या होगा? ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए। तरुण सरवन जी, आपके आदेशानुसार चमकता हुआ PDF भी डाल दिया गया है। अगर आपके पास ऐप है और एप्लीकेशन से आप पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे मेरे पास 200 की संख्या में ऑफलाइन में बैठे हैं, अगर किसी भी बच्चे के मोबाइल में इल्यूमिनेशन का PDF चमकता हुआ भी नहीं मिला तो आपकी सजा के हम हकदार हैं। और हमने आज नहीं डाला है चमकने वाला PDF, आज से कई दिन पहले डाल दिया था, होली से भी पहले। फिर भी आप नहीं ढूंढ पाए हैं तो इट्स योर फॉल्ट, नॉट माय फॉल्ट। दूसरे पर उंगली तुरंत उठा देते हैं, अपने गिरेबान में झांकते नहीं। उससे भी ज्यादा ये जो ओरिजिनल स्लाइड है ये भी आपको अपलोड होता है, मोबाइल में खोलते होंगे तो और चमकता होगा, क्योंकि ये बड़ा सरफेस है, इस पे कम चमक है, मोबाइल में छोटा हो जाता है, चमक और बढ़ जाती है। क्योंकि अभी आपने देखा था एरिया घटती है, ब्राइटनेस बढ़ती है, इंटेंसिटी ज्यादा होता है, चमचमाता अधिक है। समझ गए कि नहीं? इसलिए चिंता मत करिए। चलिए आगे बढ़ें। ऐसे भी दुनिया में सबको खुश करना संभव नहीं है। समझ गए? आप इस धरती पर आए हैं, 100% सबको खुश और संतुष्ट कर दीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। अगर इस प्रयास में रहे आपका जीवन खत्म हो जाएगा। समझे? ये जान लीजिए। चमकीलापन, अभी बहुत अच्छा कंसेप्ट आपने देखा। I बराबर आपने देखा F/ω, स्वाभाविक सी बात है। विद्यार्थियों गौर करिएगा, चमकीलापन क्या है, ब्राइटनेस क्या है? किसी प्रकाशित वस्तु की किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो ज्योति तीव्रता होती है उसी को क्या कहते हैं? चमक। मतलब दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। चमक अधिक है तो ज्योति तीव्रता अधिक है, और ज्योति तीव्रता अधिक है तो चमक भी अधिक है। लेकिन ये दोनों चीजें तब ज्यादा अच्छी हैं जब मेरा एरिया कम हो, जगह कम हो, स्वाभाविक सी बात है। यानी स्पष्ट है साथियों,
ब्राइटनेस का गणितीय फॉर्मूला होता है L बराबर I बाय ए। ये हमारी ब्राइटनेस है L, इंटेंसिटी के समानुपाती, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी आपसे अगर पूछा जाए क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, कमरे का साइज बड़ा होगा तो क्या बल्ब की चमक घटेगी? बिल्कुल घटेगी। कमरे का साइज छोटा होगा, क्या बल्ब की चमक बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए सर आगे बढ़ें। आइए, अब यहां ध्यान दीजिएगा, यदि किसी पॉलिश की हुई, इसका यूनिट भी आपको ध्यान समझ में आ गया, इंटेंसिटी का कैंडेला, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो चमक का यूनिट क्या होगा? कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर। एरिया छोटा होगा तो सेंटीमीटर में ले लीजिए, आपका मन है। बहुत बड़ा है किलोमीटर में ले लीजिए, आपका मन है। सब तो ये तो वेरिएबल चीज है, जैसा एरिया रहेगा वैसा ले लीजिए। अब क्या होता है, अगर कोई पॉलिश किया हुआ सतह है, अब आप समझिए, हमने नॉर्मल सीमेंट से प्लास्टर किया, ठीक है, और उसके बाद टाइल्स लगवा दिया। टाइल्स वाले कमरे में टाइल्स लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब कम करता है। नॉर्मल सीमेंट टाइल्स की अपेक्षा कम रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपने पक्की जमीन नहीं करवाई, मिट्टी है, तो वो रिफ्लेक्शन और भी कम करती है, वहां पर आपकी ब्राइटनेस और कम महसूस होगी। तो अगर मेरा सरफेस ऐसा है, जिस सरफेस में आपने पॉलिश कर दिया है, पॉलिश करने के बाद वहां से परावर्तित हो रही प्रकाश जो है उसकी मात्रा ज्यादा है, स्वाभाविक है ब्राइटनेस ज्यादा होगी। अब रिफ्लेक्शन का जो एंगल है उस पर भी देखना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट कितने कोण से कर रही है। आप सब जानते हैं प्रकाश का किसी सतह पर पड़ना यानी आपतित होना, फिर वहां से लौटना, परावर्तित होना। इस दौरान आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अभिलंब, आपतित किरणें और परावर्तित किरणें तीनों एक ही तल में होती हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि नहीं है? तो उस नियम को तो हम तोड़ नहीं सकते। ठीक वही चीज यहां पर है। यदि सतह आपका मैट है, मटमैला है, धूसर है, समझ गए, सही बढ़िया नहीं है, वैसी परिस्थिति में क्या होगा, यह सारे के सारे आ रहे ल्यूमेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। परिणाम होती है साथियों, आपकी चमक अच्छी नहीं होती। तो चमक आपके कमरे में प्रकाश की अच्छी होगी, लैंप के माध्यम से आ रहे ल्यूमेन की अच्छी होगी। ये कहीं ना कहीं आपके सतह की बनावट, सतह का क्लीन होना, साफ सुथरा होना, उस पर भी निर्भर करता है, उसकी स्थिति पर भी निर्भर करता है। चलिए साहब, अगर हम ये मान लेते हैं कि मेरे सरफेस का एरिया कितना है, ए है, सपोज कर लीजिए ये एरिया मेरा क्या है साथियों, ए है, और इसी पर हमने, ये हमारी क्या है, अभिलंब है। यहां मान लीजिए आपका प्रकाश स्रोत है। अब इस प्रकाश स्रोत से एंगल जो कोण जिसके माध्यम से हमारी प्रकाश हमें प्राप्त हो रही है, सपोज कर लीजिए कितने कोण पर, थीटा कोण पर आ रही हैं, तो मेरा ब्राइटनेस क्या होगा, L बराबर I बाय ए कॉस थीटा। समझ गए? तो ये एक बेसिक इक्वेशन है जिसको आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ये खास कंडीशन पर होता है। नॉर्मली L बराबर I बटा ए ही होता है, लेकिन अगर कोणीय पोजीशन हमने चेंज कर दिया तो वैसी परिस्थिति में I बटा ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहां से न्यूमेरिकल आपको पूछ लेगा कि अगर हम 30 डिग्री के कोण पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे सतह ए पर आ रही है, ठीक है, तो L का मान निकालिए, I और A दिया हुआ है। सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग देख ही लेते हैं इस पर आधारित। मान लिया जाए आपको थीटा का मान कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया। I आपको कितना दे दिया, मान लीजिए 100 कैंडेला। उसके बाद साथियों एरिया आपको लिख दिया है 10 मीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहे हैं L बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, I बाय ए कॉस थीटा। I का मान 100 लिखेंगे, यहां 10 लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री लिखेंगे,
cos 30 का मान रख के सॉल्व कर लीजिए। cos 30 का मान कितना होता है? चलिए विद्यार्थी जी, क्या मैच कर रहा है क्या नहीं मैच कर रहा है, इस फेरा में पढ़िएगा तो जीवन आपका खत्म हो जाएगा। आपको पढ़ाया जा रहा है ना जी, किताब में है ना। अब आपको क्या चाहिए? आप कहिएगा चमकता हुआ पीडीएफ दीजिए। हमारा पब्लिकेशन देश का नंबर 1 पब्लिकेशन है कई कंपटीशन के मामले में, और हम अपना ओरिजिनल पीडीएफ आपको दे दें, सबसे बेवकूफ आपने हम ही को समझा है क्या? हम पब्लिकेशन पे ताला बंद करवा दें और आपको ओरिजिनल पीडीएफ तैयार करके भेज दें? हमने आपको पीडीएफ दिया है, ओरिजिनल पीडीएफ भी दिया है, लेकिन वो ओरिजिनल पीडीएफ स्वाभाविक है थोड़ा सा चेंज होगा। A to Z हम चीजों को कॉपी करके नहीं दे सकते, हमारा कुछ नियम होता है। हम संस्थान चलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहां से उठा के वहां से उठा के वहां कर देते हैं। सबके ऊपर मामला है। मेरा डायरेक्ट नाम लिखा है, सीआर सबके ऊपर लिख के जाता है, कॉपीराइट है। ये लैंग्वेज लिटरेचर का कॉपीराइट मेरे नाम पर है। हम जेल जाने के लिए यहां बैठे हुए नहीं हैं, आपको पढ़ाने के लिए हैं। इसीलिए आप जो सोचिएगा उससे ज्यादा मटेरियल आपको दे रहे हैं। बोर्ड का पीडीएफ दे रहे हैं, अलग से सेपरेट एक पीडीएफ दे रहे हैं, बुक का पीडीएफ स्कैन करके दे रहे हैं। बुक आपको कम कीमत पर उपलब्ध करवा दिया है, जितना संभव है उतना कर रहे हैं। फीस भी देश में किसी कोचिंग चलाने वाले से कम ले रहे हैं, ओपनली ऑनलाइन में भी हम कम ले रहे हैं। और क्लासेस भी दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में जितना भी लोग ट्रेड पढ़ाता होगा उसमें सबसे ज्यादा क्लासेस मेरा ही होगा। आप फाइनली भी देख लीजिएगा, लोग 100 घंटा पढ़ाएगा, हम 300 घंटा पढ़ाएंगे। तब भी आप संतुष्ट नहीं है तो आपको हम क्या कर सकते हैं? आप चीखते चिल्लाते रहिए, हम अपने काम में लगे हुए। आइए साथियों, यहां से 100 बाय क्या हो गया? 100/10 गुना √3/2। √3 क्या हो गया? ऊपर देखिए कितना आसान सा सवाल है। I/A cos थीटा है, सब मान आपको दिया है। I के बदले 100 लिख दीजिए, A के बदले 10 लिख दीजिए, cos है, थीटा है 30 डिग्री लिख दीजिए। अब 100/10 गुना cos थीटा का मान, cos 30 का मान √3/2 होता है, लिख दीजिए। नीचे है 2, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 100 गुना 20/10 गुना √3, सॉरी 100 गुना 2/10 गुना √3 हो जाएगा। 10 से कट गया 10 बार में, 10 गुना 2 20, अब बटा √3 हो गया। बताइए कितना कठिन सवाल है। ये छोटा छोटा सवाल तो आपको आराम से करना होगा। लिख लीजिए कॉपी पर जिनको दिक्कत महसूस होती है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी जरूर लिखने का कष्ट कीजिए। हमसे संभव नहीं है कि 8000 बच्चों के घर हम डेली जाएं और उनको पूछें कि भैया जी आप लिखे कि नहीं, दीदी जी आप लिखी कि नहीं। ये हम नहीं पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें। आप लोगों में सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? जो डाटा है बस कुछ नहीं करना है, 90% न्यूमेरिकल डाटा पुटिंग ही रहेगा। 2-3 क्वेश्चन ही आपको उलझाएगा, जो फैक्ट बात है। चलिए अब हम लोग चौंद की बात करते हैं। चौंद क्या होता है? आप लोग कई बार महसूस करते होंगे, टेबल लैंप से पढ़ने का जिस बच्चे को आदत होगा, कमरे के बल्ब को वो ऑफ कर देता है और टेबल लैंप को नीचे झुका के अपने किताब के ऊपर ही रोशनी देता है। वैसी परिस्थिति में आप 40 मिनट 45 मिनट पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, आपको आंख में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, आंख दर्द होने लगता है। चौंध बचपन का याद करिए, जब आप छोटे थे, जाड़े के मौसम में धूप में स्नान करके बैठे रहते थे। आपको बाल संवारने के लिए कंघी और ऐनक भी मां दे दिया करती थी। रूम में आपका भाई पहले से स्नान करके चला गया है, धूप सेक करके बैठा हुआ है,
आप लेट से नहाए, क्या करते थे? शीशा उसके आंख पे चमकाते थे कि नहीं? ऐसा बहुत लोगों ने किया होगा। 2-3 बार वो खुश होता होगा, उसके बाद इरिटेट होने लगता होगा, गुस्साता होगा, चीखता चिल्लाता होगा, गार्जियन को बुलाता होगा, फिर मम्मी डांटती होगी, वही करने के लिए तुमको भेजे। चलो, मतलब वो जो चमक आंखों पर आ रही है, वो चमक आपके आंखों को नॉर्मली फंक्शन करने नहीं दे रही है, दिक्कत हो रहा है, उससे अनकॉन्शियसनेस आ रही है, इरिटेशन आ रहा है। वही जो तीव्र प्रकाश है जो अचानक से हमारे आंखों पर आती है, उसी को क्या कहते हैं? चौंध कहते हैं। और आप देखते होंगे आजकल बारिश के मौसम में बाइक से आप जा रहे होते हैं, उधर से कोई 4 व्हीलर वाला आ रहा होता है, डीपर लगाया रहता है, लाइट को एकदम नीचे फोकस करके करता है, और गड्ढा वगैरह है, आपके बाइक से आप जाते हैं, इतना आंख पर जो है सो पड़ता है, अंत में आपको गिर ना जाए उस चक्कर में साइड होकर के रोक लेते हैं गाड़ी, भैया आप निकल जाइए तभी हम आराम से जाएंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि सड़कों में गड्ढा, गड्ढे में पानी, या पानी में फिर गिरना स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए करके समान रूप से चौंध क्या हो गया? चौंध हो गया तीव्र प्रकाश का अचानक हमारी आंखों पर आना ही समान रूप से क्या है? चौंध है। ठीक है, और इससे हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं, हमारी आंखों को भी क्या होता है? कष्ट का अनुभव होता है। क्या होता है? कष्ट का अनुभव होता है। सूर्य को सीधा कौन 5 मिनट तक देख सकता है? किसी के अंदर वो ताकत नहीं, हनुमान जी को छोड़ करके, वो तो खा ही रहे थे, स्वाभाविक सी बात है। तो साथियों, सूर्य को सीधा देखने पर हमारी आंख धीरे धीरे क्या होगी? काम करना बंद कर देगी। आप ट्राई कीजिएगा, क्या सुबह में प्रयास कीजिए, अभी नहीं, ठीक है? चलिए साथियों, सूर्य को सीधा देखने पर भी आंखों में चौंध का अनुभव होता है। साथियों याद रखिएगा, अधिक प्रदीप्ति और दृश्य क्षेत्र में अधिक चमक होने के कारण होता है। मतलब आप समझ लीजिए, स्वाभाविक रूप से यहां पर कई सारा ट्यूबलाइट लगा हुआ है, पीछे के भाग से यहां चमक ज्यादा है, और आप रेगुलर इस चमक को जो देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी आंखों में स्ट्रेस इसके कारण आता है। छोटे कमरे में बहुत ज्यादा लाइट लगा देने के बाद वहां भी चौंध आ जाती है, पूरा एकदम अजीब जैसा लगता है। याद रखिएगा, इस चौंध को दूर करने का क्या तरीका है? चौंध को दूर करने का तरीका है, दीवारों और छत में आप क्या करिएगा? हल्के कलर की पेंटिंग करिएगा। नॉर्मली हम लोग व्हाइट वॉशिंग ही करते हैं, उजला चूना ही पुतवाने का काम करते हैं छतों में, सीलिंग में, ठीक है? या नहीं तो हल्का कलर डालते हैं। डीप कलर कर दीजिएगा, ब्राइटनेस आपकी बिल्कुल घट जाएगी, रिफ्लेक्शन लाइट का नहीं होगा। आप सब जानते हैं, व्हाइट सरफेस रहता है तो प्रकाश को तुरंत क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, चमक आपकी अच्छी कमरे के अंदर रहती है। आइए, दूसरा नंबर है सही रंग योजना और प्रकाश की चमक का सही वितरण करना। हम कलरफुल लाइट्स का प्रयोग कम करें, और कहां पर घर के किस पोजीशन पर हमें कहां बल्ब लगाना है, कहां क्या करना है, पोजीशन के हिसाब से अगर सुटेबली उसको अरेंज करते हैं, तब भी चमक आपकी क्या होती है? नहीं। पता चला कि एक जगह 4-4 ट्यूबलाइट दे दिया, एक जगह 1 दे दिया, तो जहां 4 है वहां चमक ज्यादा, चौंध ज्यादा आएगी, स्वाभाविक है। तो हर जगह समान मात्रा में अगर हम बल्बों का अरेंजमेंट करते हैं, प्रकाश का वितरण करते हैं, और रंग का संयोजन बेहतर करते हैं, वॉल की पेंटिंग, ट्यूबलाइट के माध्यम से आ रहे प्रकाश का रंग, इन सब का अगर सामंजस्य ठीक से बैठाते हैं, तो नॉर्मली हमारी चौंध क्या होती है? कम हो जाती है। साथ ही साथ दृष्टि क्षेत्र से प्रकाश स्रोत को क्या करना? बाहर करना। मतलब जहां ज्यादा आपको वर्क का करना है, वहां पर उस हिसाब से प्रकाश रखिए, बहुत ज्यादा भी मत रखिए। और स्क्रीनिंग लाइट का भी आप क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। बहुत बार आप देखते होंगे स्क्रीनिंग लाइट कहां लगाया जाता है? स्टूडियो में फोटो खिंचवाने जाते होंगे आप लोग, है ना? वहां ऐसे छत्ते की तरह छत्ता जैसा रहता बना हुआ, और ऊपर से आपका कपड़ा जैसा ढका रहता है, उससे वो फॉक्स आपके चेहरे पर देता है, लेकिन आपके चेहरे पे ब्राइटनेस आती है, बट आपकी आंखें चौंधियाती नहीं। इमेज लेता है, बहुत खूबसूरत सी तस्वीर आपकी आती है। वो जो है आपका क्या है? स्क्रीन लाइट। समझ गए कि नहीं? बिल्कुल। आइए साथियों, शादी विवाह में भी उसका यूज आजकल लोग करते हैं, स्टेज के पास अच्छा तस्वीर आने की। क्या
मास्टरों सब कर रहा है, चलिए अच्छी बात। हम तो नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा नया है, धीरे धीरे सीखेंगे तो वो सभी करेंगे, है कि नहीं। चलिए अगला है छाया, शैडो। आइए क्या है तो छाया क्या होती है? प्रकाश के रास्ते में अचानक बाधा उत्पन्न होना क्या होती है? छाया होती है। समझे कि नहीं? आइए साहब, तो ऐसा क्षेत्र जहां प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होने के कारण क्या होता है? आर पार नहीं जा सकता है। सपोज कर लीजिए यहां से आपने टॉर्च की रोशनी छोड़ी, ये रोशनी के बीच में यहां आपने एक किताब रख दिया। स्वाभाविक है किताब आपके कई पन्नों का संग्रह है, किताब के ऊपर से इधर से प्रकाश जा रही है, लेकिन इस बीच वाली प्रकाश क्या हो रही है? क्रॉस नहीं कर पा रही। स्वाभाविक है इस हिस्से में क्या होगा? एक डार्क भाग, एक काला भाग बनेगा, और यही काला भाग आपका क्या है? छाया। यहां पर शैडो नहीं बन रहा है। शैडो बनता तो आप डिजिटल बोर्ड को प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते। समझ गए कि नहीं? तो साथियों हमेशा याद रखिएगा कि अपारदर्शी वस्तु का प्रकाश के रास्ते में आने के बाद प्रकाश के गमन में, प्रकाश के ट्रांसमिशन में जो रुकावट पैदा होती है, तब जाकर के उसके अगले भाग में जो एक डार्क क्षेत्र बनता है, काला भाग बनता है, जहां रोशनी नहीं होती है, उसी को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। ये छाया आपको तब प्राप्त होता है जब लैंपों को आप क्या करते हैं? नीचे लगा देते हैं, लो लेवल पर। हमेशा लैंप को हमें हाइट पर देना चाहिए। नीचे करते हैं, छाया बनता है, स्वाभाविक सी बात है। सूर्य के प्रकाश में भी छाया हमें प्राप्त होती है। दोपहर के समय आपके सिर के ऊपर सूर्य होता है, छाया नेग्लेजिबल रहती है। शाम के समय में बहुत लंबी छाया होती है तिरछी प्रकाश किरणों के कारण, और साहब सुबह में भी लंबी छाया होती है। तो यदि बल्ब को आप तिरछा लगाते हैं तो छाया आपकी बनती है। दो तरह का शैडो होता है, लाइट शैडो एंड हार्ड शैडो। लाइट शैडो में क्या है? हल्की छाया बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी के आगे खड़े भी हो गए, लाइट शैडो है, उधर थोड़ा बहुत काम कर सकता है, नाम वगैरह लिख सकता है, सिग्नेचर कर सकता है। लेकिन जब डार्क शैडो होगा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, पूरा घना अंधेरा हो जाए। तो साथियों हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि छाया प्राप्त हो, अपने कमरे भी में ना हो और न ही कहीं किसी वर्किंग प्लेस पर हो। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? छोटे ल्यूमिनर्स का इस्तेमाल करते हैं। छोटा छोटा बल्ब बड़े बल्ब के साथ लगा देते हैं, जिससे अगर कहीं स्पेस बन रहा है, जिस स्पेस में प्रकाश की कुछ कमी हो रही है, तो उसको वह मैनेज कर देता है, छाया नहीं बनने देता है। ग्लोब्स का प्रयोग करते हैं। ग्लोब आपने देखा है जिस पर मैप दुनिया का बना रहता है। ये ग्लोब वो वाला ग्लोब्स नहीं है, ये उसी तरह के स्फेरिकल स्ट्रक्चर का शीशे का कवर है, जिससे आपका डिफ्यूजन प्रकाश का चारों ओर बेहतर तरीके से होता है। उसका भी हम प्रयोग करते हैं, जिससे भी हमारी क्या होती है? शैडो कम हो जाती है। बाकी इनडायरेक्ट लाइटिंग का हम इस्तेमाल करते हैं, इससे भी शैडो होती है। इनडायरेक्ट लाइटिंग आप लोगों को अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में देखने को मिलेगा, बढ़िया हॉस्पिटल में जहां आंख का अस्पताल है, ऑपरेशन हुआ है, मोतियाबिंद वगैरह का पट्टी लगी हुई है, वहां सब पर हम लोग इनडायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट लाइटिंग में प्रकाश सीधे जमीन पर नहीं आती है, प्रकाश छत में जाती है। 90% हमारे बल्ब से प्राप्त हो रही प्रकाश किरणें कहां जाती हैं? छत में, सीलिंग्स में। सीलिंग से टकराकर तब नीचे आती हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट कहते हैं। और जब सीलिंग से टकराकर नीचे आती हैं तो आपका छाया के बिना प्रकाश हमें प्राप्त होता है। अच्छे स्टूडियोज में हम इस तरह के टेक्निक का यूज करते हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट में इसका यूज करते हैं,
सजावटी प्रकाश लाइट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टेज शो वगैरह में भी क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें हम इसके बारे में आगे भी देखेंगे विस्तार से कि मेरा अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था क्या है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था क्या है, डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, सेमी डायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था, अब की बार भी पूछने की संभावना बनती ही है। आइए साथियों ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन फैक्टर ये क्या होता है? आपने MSCP अभी पढ़ा था, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, फिर आपने MHCP भी पढ़ा, कंसेप्ट क्लियर? मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। MSCP और MHCP का जो अनुपात होता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। और ये रिडक्शन फैक्टर का मान प्रायः क्या होता है? 1 से कम होता है। ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया था पिछली बार बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2018 में। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है? गौर कीजिएगा, आप सब जानते हैं किसी तल पर अगर प्रकाश पड़ रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी तल पर जो प्रकाश पड़ रही है, सपोज कर लीजिए ये सतह है, हमारी सतह अगर पॉलिश्ड होगी तो रिफ्लेक्शन होगा, पॉलिश्ड नहीं होगी, धूसर होगी, मटमैला होगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो प्रकाश बहुत अच्छी हमको मिल पाएगी, ये संभव नहीं है, अंधेरा ही जैसा लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो साथियों ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, इस पर हमारी प्रकाश किरणें आई, इंसिडेंटली आपतित किरणें, ये मेरा अभिलंब है, यहां से किरणें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आप सब जानते हैं हमारे सतह पर जो प्रकाश किरणें स्रोत से आती हैं उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। दूसरा आपने अपने मानव जीवन में पढ़ा है, सरफेस से जो किरणें वापस लौट जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब होती हैं, बाकी लौट जाती हैं। जो लौट जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरणें कहते हैं। परावर्तित किरणें और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण कहते हैं। आर से साहब रिप्रेजेंट करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आपने पढ़ा है, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और मेरा अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? एक पॉइंट पे होगा तो तल भी एक ही होगा। उसके बाद आपने यह भी जाना है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा ड्रीम 11 साहब? बराबर होगा, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी, कंसेप्ट क्लियर? हाँ ये बात भले अलग है कि जितनी आएगी 100% उतनी नहीं जाएगी, 98% जाएगी, 99% जाएगी, 1%, 2%, 5% एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वो मामला अलग है। बट आने और जाने का कोण क्या होगा साथियों? सदैव एक समान ही रहेगा। विद्वानों ऐसी परिस्थिति में जो मेरा परावर्तन गुणांक होता है वह होता है परावर्तित प्रकाश और आपतित प्रकाश का अनुपात। आप सब हमेशा इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपतित प्रकाश सदैव क्या होगी? अधिक होगी, किससे साहब? परावर्तित प्रकाश से। किससे? परावर्तित प्रकाश से क्या होगी? सदैव अधिक होगी। अब विद्वानों अगर अधिक मात्रा नीचे और कम मात्रा ऊपर, इसका मान 1 से कम ही होगा, स्वाभाविक है। ऊपर मान लीजिए 2 है, नीचे मान लीजिए 5 है, वैल्यू क्या होगा? 1 से कम आएगा कि नहीं? 2/5। तो निश्चित रूप से बहुत होगा तो क्या हो सकता है? अगर 100% प्रकाश की आपतित किरणों को रिफ्लेक्ट करने वाली सतह है तो ऐसी परिस्थिति में जितनी आ रही है सब लौटा रही है, दोनों बराबर हो जाएगा। ऐसा नेचुरली संभव नहीं है, ये आइडियल केस में हाइपोथेटिकली हम सोच सकते हैं, लेकिन रियली पॉसिबल हो नहीं पाता। तो हमेशा आप याद रखिएगा परावर्तन गुणांक का मान 1 से कम होता है। परावर्तन गुणांक आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश का अनुपात होता है। किसका होता है? परावर्तित प्रकाश और आपतित प्रकाश का अनुपात होता है। आपतित नीचे और परावर्तित ऊपर, आपतित का मान ज्यादा, परावर्तित का मान कम,
इसीलिए टोटल वैल्यू 1 से क्या होती है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं विद्यार्थी जी? नॉर्मली हमारे सतह पर इसका मान जो पाया जाता है 0.6 से 0.8 तक, सामान्य सतह पर टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, बहुत अच्छा पॉलिश सरफेस है, तो वहां पर 0.8 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 से कम ही रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं विद्यार्थी जी? चलिए आगे बढ़ें। अब आप मुझे जवाब दे दीजिए छोटा सा। तुम जी बच्ची, पूर्णिया वाली बच्ची, तुम ही बताओ परावर्तन गुणांक क्या है? देखिए कि बताओ, कोई टेंशन नहीं। परावर्तित प्रकाश बाय आपतित प्रकाश, इसका मान 1 से ज्यादा होता है, 1 से कम होता है। क्यों 1 से कम होता है? क्योंकि आपतित प्रकाश का मान ज्यादा, परावर्तित का कम, ऊपर है कम और नीचे है ज्यादा, इसीलिए भिन्नात्मक अनुपात है, मान 1 से कम हो जाता। बैठ जाओ। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ जाएं। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब दूसरा है अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन फैक्टर। ठीक है, ये क्या होता है? कोई भी तल आपकी है, सतह है, उस सतह पर जो प्रकाश आपतित हो रही है, आ रही है, उस प्रकाश की मात्रा को वह एब्जॉर्ब भी करता है, अवशोषित भी करता है। स्वाभाविक सी बात है। अब मान लीजिए 1 लाख रुपया ड्रीम 11 को दिए, कहे जाके डायरेक्टर साहब को दे देना। अब यहां से डायरेक्टर साहब को भिगना पारी पहुंचाने में उसको समय लगा, मेहनत लगा, 200 रुपया का समोसा खा लिया निकाल के, उनको जो है सो 200 रुपया वहां कम मिला। स्वाभाविक सी बात है। वहां क्वेश्चन उठ गया जी, तुम अकेला लड़का 200 का समोसा खा गया जी, कम से कम 20 को तो हुआ ही होगा 200 का, 10 रुपए के दर से 20 समोसा खाने वाला तुम्हारा शरीर तो लग नहीं रहा है। नहीं सर हम खा रहे थे तो वो मिल गया था, उसको भी सर 2 खिला दी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। मतलब क्या है कि एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा साथियों? अवशोषित कर लेगा। अवशोषित कितना कर रहा है? कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है? ये एनालिटिकल स्टडी हमको किसके माध्यम से प्राप्त होती है? एब्जॉर्प्शन फैक्टर से। यानी इसको परिभाषित कैसे करेंगे? किसी तल के द्वारा अवशोषित प्रकाश और आपतित प्रकाश का जो अनुपात होता है उसी को अवशोषण गुणांक कहते हैं। यानी अवशोषित प्रकाश बटा आपतित प्रकाश कितना आया है, आने वाले में कितना एब्जॉर्ब किया है, ये रेशियो मेरी क्या होती है? अवशोषण गुणांक। आप सब जानते हैं इसका मान क्या होगा साथियों? स्वच्छ वातावरण में 1 होगा। पूरा सरफेस नीट एंड क्लीन है, कहीं जाला वगैरह कुछ नहीं लगा है, एकदम सब कुछ साफ है, पुताई वगैरह पेंटिंग वगैरह ताजा ताजा करवाए हैं, नया टाइल्स फिट करवाए हैं, प्रायः टोटल की टोटल लाइट जो आ रही है सब क्या हो रही है? हाँ, तो याद रखिएगा साथियों, गंदा सरफेस होगा वहां पर मान इसका और कम हो जाएगा। ठीक है, गंदे सरफेस पे मान क्या होगा? कम, क्योंकि गंदे सरफेस पे एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा करता है। ईंट भट्टा वगैरह में आप कितनों अच्छा रोशनी लगा दीजिए, धूल धक्कर सब उड़ते रहता है, डस्ट रहता है, वहां पर प्रकाश आपको बहुत कम मिलेगा। साथियों अगला है पारेषण गुणांक, ट्रांसमिशन फैक्टर। ये होता है, हमने सपोज कर लीजिए 2 कमरा बनाया, ये एक कमरा है, दूसरा कमरा ये है। हम थोड़े तेज किस्म के आदमी हैं, हमने सोचा एक ही बल्ब में काम चला लेते हैं। बीच में दीवार हमने पार्टीशन जो है ना ईंट का नहीं दिया, शीशे की दीवार बना दी। क्या की? शीशे की दीवार बना दी। शीशा ट्रांसपेरेंट है, स्वाभाविक रूप से आप सब जानते हैं, इधर से उधर दिखाई भी पड़ेगा, सेपरेट भी हो गया सब चीज। तो शीशे का दीवार बना दिया, इस बल्ब से ही हम चाह रहे हैं इधर भी मेरा काम चल जाए, स्वाभाविक है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जितना प्रकाश यहां बल्ब से हमें मिला है, 100 का 100% प्रकाश ट्रांसमिट होकर के इस कमरे में आ जाएगा क्या? कुछ मात्रा कम आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो वही चीज यहां पर कही जा रही है, किसी पारदर्शी माध्यम से पारेषित प्रकाश, पारेषित मतलब भेजने वाला प्रकाश, जिस प्रकाश को हम दूसरे प्लेस पर पहुंचाना चाह रहे हैं, एवं उस पर आपतित प्रकाश, ये अनुपात को क्या कहते हैं? पारेषण गुणांक। यानी पारेषित प्रकाश ट्रांसमिट जितनी लाइट हो रही है यहां से निकल करके,
ये ट्रांसमिट हो रही प्रकाश की मात्रा बटा हमारे सतह पर जो प्रकाश इसके माध्यम से आ सकती है, उत्सर्जित हो सकती है, उस प्रकाश की मात्रा, इस दोनों का अनुपात क्या होता है? ट्रांसमिशन फैक्टर। ये ज्यादा ये कम स्वाभाविक है, इसका भी मान क्या होगा? 1 से कम होगा। 1 के बराबर या 1 से ज्यादा का संभावना बहुत कम है। कंसेप्ट क्लियर? आप जानते हैं ना, वायु का कण भी कहीं ना कहीं प्रकाश को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। आइए साथियों, अगला है मेंटेनेंस फैक्टर। अब ये बहुत आवश्यक होता है। मेंटेनेंस फैक्टर के लिए भगवान ने एक त्योहार चला दिया था जिसका नाम दीपावली होता है। उसमें हम सब लोग अपने घर का साफ सफाई, जाला मकड़ा, पंखा उनखा सब पोछ पाछ करते हैं कि नहीं करते? क्या जी विद्यार्थी? बिल्कुल। जब भी छुट्टियों में घर जाते हैं तो सब लोग क्या करते हैं? सफाई के काम में लग जाते हैं। तो ठीक वही चीज यहां पर है। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर होता है हमारे घर में जो बल्ब लगा हुआ है। कई बार आप देखते होंगे किचन वगैरह में जो हमारा बल्ब लगा रहता है, धीरे धीरे इसके ऊपर जो है ना एक परत जैसी जम जाती है, और उस परत के जम जाने के कारण प्रकाश ठीक से नहीं आती। बीच में एक आध बार उसको पोंछ पाछ देते हैं, आप साफ कर देते हैं, फिर ठीक लाइट आने लग जाती। वही है मेंटेनेंस। बहुत सारे उपकरण, जैसे आपका लैंप है, घर की दीवारें हैं, छत हैं, खिड़की हैं, कैलेंडर वगैरह कमरे में बहुत ज्यादा लटका दीजिएगा, उससे भी प्रकाश घटता है। एक जमाना में खूब कैलेंडर लोग लगाता था अपने घर में। अब का जमाना बदला है, अब किसी घर में कैलेंडर नहीं रहता है। क्या विद्यार्थी? बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं है? तो ये पोस्टर्स वगैरह हो गए, ये सब के ऊपर जो गंदगी जमती है, धूल जमती है, उस धूल के कारण भी आपका क्या होता है? हमारी प्रकाश कम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि चमक को हमेशा बरकरार रखें। तो चमक को सदैव बरकरार रखने के लिए हमें बीच बीच में इसको क्या करते रहना चाहिए? झाड़ते साफ करते रहना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है। तो सामान्य परिस्थितियों में जो प्रदीप्ति है, जब वस्तु साफ हो तब प्रदीप्ति, जब गंदा है, सब कुछ यत्र तत्र बिखरा पड़ा हुआ है, साफ सफाई नहीं है, तब जो प्रदीप्ति होगी स्वाभाविक रूप से कम होगी। जब सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया है तब प्रदीप्ति होगी, वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगी। इस दोनों का जो अनुपात होता है ना, उसी को मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं। और नॉर्मली इसका मान 1 से क्या होता है? कम होता है। आप सब जानते हैं, जब वस्तु साफ होगा तो प्रदीप्ति क्या होगी? अधिक। जब वस्तु गंदा होगा प्रदीप्ति क्या होगी? कम। तो कम बटा ज्यादा मान 1 से कम हुआ कि नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ें। अच्छा, आज तुम दोनों अलग अलग बैठ गई है। तुम जी बच्ची समझ रही है? तुम दोनों समझ रही है? बराबर 0% समझ रही है कि नहीं? ठीक ठीक। 1% समझ रहे हैं तो आपसे नौकरी हो जाएगा। 1 से ज्यादा समझ रहे हैं तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा कंपनी नहीं है जिसके लायक आप हैं, विदेश जाना पड़े। 0 से नीचे हैं तो आज ही लौट जाइए, पटना छोड़ दीजिए, काहे यहां पर बैठे हुए? समझे? इसलिए मेरे क्लास में आप 1% से ज्यादा समझने का प्रयास भी मत कीजिएगा। 1 में ही रहिएगा, भारत में नौकरी लग जाएगी। चलिए, क्या स्फेरिकल का वैल्यू ज्यादा होगा? ठीक है ना? अब वो डिपेंड एरिया पर भी करता है ना, इसी कारण से। ऊपर का तो घट गया ना, ऊपर का क्या हो गया? घट गया। यहां तो चारों तरफ से प्रकाश ले रहे हैं, वहां आप एक ही जगह से प्रकाश ले रहे हैं, इस कारण से चेंजिंग आ रहा है। अब देखिए यहां पर, तो आपका जो मेंटेनेंस फैक्टर है, क्या देखा आपने? समान परिस्थितियों के अंतर्गत प्रदीप्ति बटा जब वस्तु साफ हो तब प्रदीप्ति,
यानी यह क्या होता है मेंटेनेंस फैक्टर, आपके डेप्रीशिएशन फैक्टर का क्या होता है, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम उल्टा होता है। अवपात का अंग्रेजी है डेसिपेशन फैक्टर, हम अभी इस पे चर्चा करेंगे। अवपात गुणांक का उल्टा है अनुरक्षक गुणांक, अनुरक्षण का उल्टा है अवपात गुणांक। डेसिपेशन का मतलब होता है आज जो कमीज आपने 300 रुपए में खरीदी है, 2 महीने बाद उसकी कीमत 300 नहीं रहेगी। आप यूज भी कर लिए हैं, 50-60 रुपया में भी कोई ले लेगा तो समझिएगा कि कल्याण हो गया, है कि नहीं? मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मान में कमी आ रही है। अगला है आपका बीम फैक्टर। बीम का मतलब मालूम है ना आप लोगों को, टॉर्च से जो निकलती हैं वो क्या निकलती हैं, बीम निकलती हैं। क्या निकलती हैं? बीम। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बीम। सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी। ठीक वही कंसेप्ट यहां पर भी है। आइए साथियों, हमारा जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर प्रक्षेपक होता है प्रोजेक्टर। पहले बीच में जब हमारा इतना डिजिटल सिस्टम नहीं होता था, एक पर्दा जैसा रहता था, फिर प्रोजेक्टर से हम क्या करते थे, फॉक्स देते थे और तब उस पर डिस्प्ले करवाते थे। ठीक है, पहले सेमिनार वगैरह में। तो प्रोजेक्टर की जो किरण पुंज होती है, वहां से आप देखते होंगे एक छोटा सा रहता था वहां पे कैबिनेट जैसा, और उससे लेंस, उसी से आपका रोशनी क्या होता था, प्रकाश निकलता था। अब वो जो निकलता था ठीक इसी तरह से फैलते हुए पतला सा निकला, आगे जाके फिर फैला, तो उससे क्या निकल रही थी, बीम, किरण पुंज। तो हम ध्यान रखिएगा, किरण पुंज बटा लैंप ल्यूमेन, लैंप के माध्यम से कितना ल्यूमेन हमको मिल रहा है, और ऑन बिहाफ ऑफ दैट टोटल का टोटल समूह जो किरण पुंज के रूप में है, तो उस किरण पुंज बटा लैंप ल्यूमेन को क्या कहते हैं, बीम फैक्टर कहते हैं। इसका भी मान स्वाभाविक रूप से क्या होता है, 0.3 से 0.6 के बीच होता है, 1 से यह भी क्या है, कम है। अब आपकी चर्चा हम कर रहे हैं वेस्ट लाइट फैक्टर के बारे में, प्रकाश की बर्बादी। हम टोटल प्रकाश का सदुपयोग कर पाते हैं ऐसी बात नहीं है, हमारा प्रकाश कहीं ना कहीं बर्बाद भी हो रहा है। तो जैसे आप देखिए, किसी सतह पर हम लोग ढेर सारे लैंप लगा देते हैं, तो प्रकाश को एक दूसरे के ऊपर आने से प्रकाश का कुछ भाग बेकार हो जाता है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका बरामदा है, बरामदे पर आप एक बल्ब लगाते तब भी आपका पूरा बरामदा पर रोशनी आ जाता, लेकिन आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा अभी यंग है, तुरंत तुरंत नौकरी लगा है, आपने क्या किया, एक बल्ब जस्ट वहां पर दूसरा भी लगा दिया। इस बल्ब का रेंज यहां से यहां तक है। अब देखिए, इस बल्ब का कितना प्रकाश आप यूज कर पाए, इतना ही। इस बल्ब का कितना कर पाए, इतना ही। बाकी ये जो भाग है, यहां लाइट क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। स्वाभाविक सी बात है, हम नहीं भी इसको लगाते तो मेरा पूरे बरामदे में रोशनी आ रहा था, डबल लगा करके हम ये ओवरलैप करा के प्रकाश को बर्बाद कर रहे हैं। यही बर्बादी आपकी क्या है, उचित नहीं है। उसको कम करके हम एनर्जी कंजप्शन को भी मेंटेन कर सकते हैं, बिजली बिल भी घटा सकते हैं, प्रकाश की बर्बादी को भी रोक सकते हैं। तो जो प्रकाश का भाग बेकार चला गया है, सैद्धांतिक रूप से आप समझिए, तो इसको हम लोग किससे गुना कर देते हैं, अपव्यय प्रकाश फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना भी होता है हमारा टोटल लाइट कितना हमारा मिल रहा है, उसमें वेस्ट लाइट फैक्टर से गुना कर देते हैं। तो नॉर्मली आप याद रखिएगा, अगर आयताकार सतह है तो आयताकार सतह में 1.2 इसका मान होता है, समझे। और अगर आपका मूर्ति है, स्मारक है, कई जगह आप जाते हैं, वो फब्बारा वगैरह लगा हुआ है, बीच में मूर्ति है, उसमें प्रकाश ऐसे फॉक्स कर रहा है। मोनोमेंट्स हैं, आप कई बार घूमने जाते होंगे, कोणार्क टेम्पल हो गया, अक्षरधाम मंदिर हो गया, है ना, राम मंदिर भी आप लोग जाइएगा कभी न कभी, ठीक है। तो जहां भी आप ऐसे ऐसे स्थलों पर घूमने जाते हैं, वहां बहुत सारी लाइट हम लोग लगाते हैं, है ना, ताकि चमकती है। स्टेशन वगैरह में भी आप देखिए, बड़ा खूबसूरत सा चमकता हुआ दिखता है रात के समय में, ठीक है। तो ये सब जो लाइटें आप लगाते हैं, तो वहां अगर कोई और समतल चीजें हैं, मूर्तियां हैं, उन सभी पर हमारा लाइट और ज्यादा बर्बाद होता है।
क्योंकि उसमें तो चारों तरफ से आप इधर से इधर से इधर से फोकस करते हैं ताकि पूरा हर तरफ का भाग दिखाई दे, तो उसमें मेरी बर्बादी ज्यादा होती है। समतल सतह है, आयताकार सतह है, उसमें कम बर्बादी होती है। आयताकार सरफेस में तो 2 ही लगाए काम चल गया। टेढ़ा मेढ़ा है, सब संरचना है, तो चारों तरफ से हम लोगों को लगाना पड़ता है। जहां 2 लाइट से काम चल रहा था वहां 6, 8, 10 भी लगा देते हैं। ये बातें हैं। तो नॉर्मली समझ लीजिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। आयताकार सतह पर मेरा जो अपव्यय यानी वेस्ट लाइट फैक्टर है वो कितना 1.2, और आपका असमतल सतह पर स्मारक पर मूर्तियों में कितना 1.5 होता है। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ था। यूनिफॉर्म डिफ्यूज सोर्स से आप क्या समझते हैं? डिफ्यूज का मतलब होता है चारों ओर बिखराना, विस्तार करना, फैलाना। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। तो ऐसा प्रकाश का स्रोत जो चारों तरफ समान मात्रा में प्रकाश का विस्तार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म डिफ्यूज सोर्स कहते हैं। सब क्लियर? नाम से ही काम क्लियर हो रहा है। ऐसा विद्युत का स्रोत, ऐसा प्रकाश का स्रोत जिसके माध्यम से चारों ओर एक समान रूप में हमें क्या प्राप्त होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक समान मात्रा में हमें प्रकाश चारों दिशाओं में प्राप्त होती हैं, उसे यूनिफॉर्म डिफ्यूज सोर्स कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। अब देखिए साहब, गणितीय रूप से इसको क्या कह सकते हैं विद्यार्थी जी? अवपात को ही अंग्रेजी में डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अवपात ह्रास्यमान, किसी वस्तु के मान में लगातार समय बीतने के साथ कमी होना। जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि एक टी शर्ट आज आप 300 में खरीदते हैं, 3 महीने 2 महीने बाद 50-60 रुपया में भी उसको कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा है, तो आपका क्या हो रहा है? मार्केट वैल्यू घट रहा है। पैसे का क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन। एक समय था जब 1 रुपए में 20 चॉकलेट मिल जाता था, आज 1 रुपया में 1 भी मिलना आफत है, और 1 रुपया में 1 वाला आपको पसंद भी नहीं आएगा, आप उसको खाना भी नहीं चाहेंगे। स्वाभाविक सी बात। तो डेप्रिसिएशन हो गया, मनी की वैल्यू क्या हो गई? कम होती चली गई। आज अभी 5000 रुपया दिया जाएगा, आप खुश नहीं होइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेंटे में चल जाएगा। खाना पीना ये सब का कहां से जुगाड़ करेंगे? है कि नहीं? तब बहुत कड़वी बात कहते हैं, 1800 रुपया कोचिंग का फीस मास्टर लेता है तो लूट लेता है, लेकिन 3 साल पटना में 8000 रुपया पर मंथ खाने रहने खर्च में जो मकान मालिक और सारी चीजों को देते हैं, वो आपका जीवन आबाद कर देता है। बात कड़वी है, सच्चाई है, उसको गाली कोई नहीं देता है, लेकिन 1800 देकर के जहां देखिए वहीं गाली देता। आइए साहब, यहां ध्यान दीजिएगा, किसी स्रोत के माध्यम से जो चारों तरफ समान मात्रा में मेरी इंटेंसिटी के साथ प्रकाश उत्पन्न हुई, मिली, फैली, उसी को क्या कहेंगे? समान फैलाव स्रोत कहेंगे। नॉर्मली जो हमारा यूनिफॉर्म डिफ्यूज स्फेरिकल सोर्स है वो यही होता है। स्फेरिकल का मतलब समझ रहे? गोले की आकृति में चारों ओर। पार्क वगैरह में आप देखते होंगे लगा रहता है। पार्क में आपका नीचे स्टैंड है, ऊपर चारों ओर से गोल वाला शीशे का कवर वाला लाइट लगा रहता है, और फिर चारों तरफ प्रकाश उससे फैलता है। ठीक है कि नहीं? नीचे भी प्रकाश, ऊपर भी, दाएं बाएं सभी तरफ। ठीक है साथियों, अब एक छोटा सा रिलेशन मैं आपको बताता हूं। आपको I मतलब इंटेंसिटी याद है, L मतलब ब्राइटनेस याद है, E मतलब इल्यूमिनेशन याद है। क्या याद है? प्रदीप्ति याद है। अब साथियों यहां समझिए, L का मान आपने क्या देखा? I/ओमेगा, है ना? L का मान हमने क्या लिखा था? I/A लिखा था। अगर आपका गोलीय सर्कुलर सरफेस है तो मेरा क्या एरिया हो जाएगा? πr², I/πr²। कोई दिक्कत नहीं। अब आपका स्फेरिकल सरफेस है तो I/A क्या साहब? गोले का सरफेस एरिया 4πr²। कितना फैलेगा प्रकाश? 4π। 4π कट गया। विद्यार्थी जी I/A नहीं लिखिएगा, विद्वान है ना आप लोग। E बराबर आपने क्या देखा था? I/A लिखा था कि नहीं लिखा था?
आई के बदले सरकार आई लिख दिया, ओमेगा 4 पाई फैलता है 4 पाई कर दिया, एरिया मेरी स्फेरिकल एरिया है, सरफेस एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर हो गया, 4 पाई कट गया, आई बटा आर स्क्वायर हो गया। कोई कष्ट तो नहीं, आराम से लिख सकते हैं। कई बार अगर आपको आर का मान दिया रहे, आई का मान दिया रहे, तब भी आप ई निकाल लेंगे। इस सबको हाईलाइट करते जाइएगा, क्वेश्चन यहीं से आपके बीच पहुंचेगा। समझ गए? इसमें कोई शक नहीं है। तो साथियों, हमारे ई का मान आई बटा आर स्क्वायर। अब गौर करिए, हम फिर क्या कंसीडर करते हैं साथियों, यहां पर ई बराबर हम क्या लिख दें, पाई एल। क्यों लिखें पाई एल, बताइए जरा। ई का मान आपने यहां कैलकुलेट किया है आई बटा आर का स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं। एल का मान आपको हमने बताया है आई बटा पाई आर का स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं। आई बटा आर स्क्वायर मेरा क्या है, ई है। आई बटा आर स्क्वायर ई है। मैं यहां एल बराबर ई बटा पाई लिखूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? विद्यार्थी जी कंसेप्ट पकड़िए, एल बराबर आई बटा पाई आर स्क्वायर वहां लिखा, कोई तकलीफ नहीं। हमने आपको बताया आई बटा आर स्क्वायर यहां से ई के बराबर हो रहा है, कोई कष्ट नहीं। जब एल बराबर आई बटा पाई आर स्क्वायर होता है तो आई बटा आर स्क्वायर ई है, ये हम लोग कंसीडर कर लिए। अब ई बटा पाई एल को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। जब ई बटा पाई हम लिखे एल को, तो विद्यार्थी जी कोना कोनी गुना करिए, ई बराबर पाई एल या एल पाई, इसमें भी कोई कष्ट नहीं। सब क्लियर? सब रिलेशन वहीं से घुमा फिरा के पैदा हो रहा है। क्लियर? अब समझ लीजिए, जब आपने ई बराबर पाई एल लिख दिया, बस यही बातें तो यहां मेंशन की गई है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से बता देते हैं। अब यहां समझिए, अगर मेरा सर्कुलर सरफेस है, कैसा सरफेस है, गोलीय सरफेस है, तो गोलीय सरफेस है, वृत्ताकार क्षेत्र है। वृत्ताकार क्षेत्र का यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। आप सब लोगों ने पढ़ा है, इसको पूरा साफ करते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। विद्वानों, आपका वृत्ताकार सरफेस है, तो मैंने आपसे कहा था एल बराबर आई बटा ए होता है। अब वृत्ताकार सरफेस है तो आई बटा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। उसके बाद आपको मैंने कहा था ई बराबर आई ओमेगा बटा ए होता है, क्योंकि आई ओमेगा एफ के बराबर होता है। बस सब क्लियर? विद्वानों, आप जानते हैं आई तो आई है, लेकिन ओमेगा मैक्सिमम कितना हो सकता है साथियों, 4 पाई। कितना हो सकता है, 4 पाई बटा नीचे सरकार ए आपका गोले का सरफेस एरिया है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई कट गया, आई बटा आर स्क्वायर हमको मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ई बराबर आई बटा आर स्क्वायर मिल गया। अब हम इस फॉर्मूले में उसको सेट करते हैं, एल बराबर आई बटा पाई आर स्क्वायर है। साथियों, आई बटा आर स्क्वायर के बदले हम ई लिखें, कोई कष्ट तो नहीं। इसी को सही करके हम ऐसा करें, एल बराबर ई बटा पाई, बुरा तो नहीं लगा आपको? अब इसी फॉर्मूले को कोना कोनी गुना करिए, ई बराबर पाई इंटू एल हो गया कि नहीं हो गया? ये बेसिक रिलेशन इस तीनों के बीच में है, ठीक है। अगर कोई भी डाटा आपके पास मालूम है, एल मालूम है, ई निकाल लीजिएगा पाई से गुना करके। छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज कर लीजिए मेरी ब्राइटनेस कितनी है, मान लीजिए मेरा ब्राइटनेस जो है साथियों बी की जगह हम एल से ही सूचित करते हैं। सपोज कर लीजिए एल का मान हमको दे दिया है 200, ठीक है। एल का मान हमारा हो गया 200 कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर? कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर। अब आप मुझे इल्यूमिनेशन बताइए कितना होगा। कुछ नहीं करिएगा, पाई इंटू एल कर दीजिएगा। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 रखना है, 22/7 रखिए। 3.14 रखना है, वो रखिए, गुना 200 कर दीजिए, बराबर बता दीजिए, उतना लक्स हो गया, क्योंकि इसका यूनिट लक्स होता है, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे रिलेशन पर भी क्वेश्चन आपको पूछा
जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाएं। डिजिटल माइंड में सेट हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फोटो खींच सकते हैं। बाकी आपके पास तो सुविधा है, घर पर भी लिख लीजिएगा। घर पर आप लोग टाइम निकाल लेते हैं पढ़ने का, इतने व्यस्त शेड्यूल में भी आप लोग समय पढ़ने के लिए निकाल लेते हैं। विद्यार्थी को पढ़ाई के अलावा हजारों काम होता है, निकाल लेता है जी। आप लोग भी निकाल लेती हैं पढ़ने के लिए समय। ये बच्ची तो नहीं निकाल पाती है, इसको तो हम जान रहे हैं। बाकी तुम भी निकाल लेती है टाइम जी पढ़ने के लिए, नहीं निकाल पाती है, वही तो कहे। तुम जी बच्ची निकाल लेती है समय। चलिए, ये तो आज से समय निकालेगी पढ़ने के लिए, नहीं जी। ये सोच रही है कि आज से प्रयास करेंगे। तुम्हारी बहन कहाँ चली गई? वो गाँव से पढ़ रही है, हैं? बताइए, नौकरी हो गया उसको? चलिए, होने वाला है ना टीचर वाला में। नहीं नहीं नहीं, इसके बहन के बारे में पूछ रहे हैं। तुम नहीं जानती हो। कहां पर? ये I/A है। एरिया का मान हमने πr² लिया है, वृत्ताकार क्षेत्र है, इसीलिए। गोलाकार रहता तब ना होता। हम क्या माने हैं? वृत्ताकार, इसीलिए πr²। समझे कि नहीं? कंडीशन लगा हुआ है। कोई भी रिलेशन यदि एस्टेब्लिश करेंगे तो कंडीशने पर ना होता है, ना कंडीशन के थोड़े होता है। चलिए आगे बढ़े। आइए साथियों, अब आपका लैंप इफिशिएंसी है। यहां से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5-6 क्वेश्चन यहां से निश्चित रूप से परीक्षा में था। साहब जी, लैंप इफिशिएंसी क्या होती है? दुनिया में किसी चीज की जो इफिशिएंसी है, याद रखिएगा, वो आउटपुट बटा इनपुट होता है। उसके माध्यम से आउटपुट एनर्जी मुझे कितनी मिल रही है, आउटपुट में पावर कितना मिल रहा है, और इनपुट में आप कितना खपत कर रहे हैं, इसी का समान रूप से रेशियो होता है। तो यानी किसी भी लैंप के माध्यम से टोटल ल्यूमेन फ्लक्स जो हमें उत्सर्जित हो रहा है, और उस लैंप को चलाने के लिए जो टोटल इलेक्ट्रिकल पावर हमने सप्लाई किया, इस दोनों का रेशियो समान रूप से क्या होता है? इफिशिएंसी। इस ट्यूबलाइट की इफिशिएंसी की बात करेंगे तो इसका इनपुट क्या होगा? जो वोल्टेज या करंट इसको प्रदान कर रहे हैं, यानी पावर जिसको दे रहे हैं, स्वाभाविक सी बात, वो इनपुट होगा। और आउटपुट में जो रोशनी हमें मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं ये ट्यूबलाइट, ये बल्ब आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदल रहा है। इनपुट क्या हो गई? विद्युतीय पावर। आउटपुट क्या हो गई? प्रकाश ऊर्जा। तो स्वाभाविक बात है साहब, जितना ल्यूमेन हमें फ्लक्स के रूप में, जितना ल्यूमेन फ्लक्स हमको आउटपुट में मिलता है, अब बटा जो इनपुट की पावर होती है, यानी ल्यूमेन बाय इनपुट पावर, जिसको वाट में रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को अंग्रेजी में लिखा गया है आउटपुट ल्यूमेन फ्लक्स बाय इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर। यूनिट इसका क्या हो जाएगा? ल्यूमेन प्रति वाट। याद रखिएगा वैज्ञानिकों, ल्यूमेन प्रति वाट क्या होता है? हमारे लैंप इफिशिएंसी का SI मात्रक होता है, यूनिट होता है। इसे हम दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। आपका टोटल फ्लक्स कहां पर प्राप्त होगा? मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। हमारे संपूर्ण सरफेस में जो कुल फ्लक्स मिल रही है, कितने सबटेंशन में? 4 पाई के सबटेंशन में, फैलाव में। तो 4 पाई के सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में जितनी हमारे स्फेरिकल सरफेस पर पूरी तरह से ज्योति फ्लक्स प्राप्त हो रही है, बटा टोटल इनपुट पावर, इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल लेंगे। इनपुट पावर समान रूप से आपका वोल्टेज और करंट का गुणनफल होता है। अगर परीक्षा में प्रश्न में MSCP का मान दिया हुआ है, वोल्टेज का मान दिया हुआ है, करंट का मान दिया हुआ है, तो इफिशिएंसी निकालने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। कंसेप्ट क्लियर? तो क्वेश्चन आपको घुमा के भी देगा। 4 पाई लिखा कहीं नहीं रहेगा, MSCP दिया रहेगा, इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट
और हमारी सप्लाई करंट 20 एम्पियर, 8 एम्पियर, 15 एम्पियर। आपसे कहेगा एमएससीपी दे दिया है इतना ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, आपसे कहेगा एफिशिएंसी निकालिए। कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला पे डाटा रख देना है और गुना करके निकाल लेना है। कंसेप्ट क्लियर? अब क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। एक न्यूमेरिकल आपके बीच है। एक प्रदीप्त लैंप 240 वोल्ट की सप्लाई पर 0.25 एम्पियर की धारा ले रहा है। वोल्टेज कितना दिया है वैज्ञानिकों? 240 वोल्ट। करंट कितना ले रहा है? 0.25 एम्पियर। अब यहां ध्यान दीजिए, 400 ल्यूमेन फ्लक्स यह क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। लैंप का औसत गोलीय कैंडल पावर यानी एमएससीपी, नवी वक्त ध्यान दीजिएगा, गोलीय मतलब स्फेरिकल, एमएससीपी और दक्षता दोनों कह रहा है निकालने के लिए। तो डाटा दिया है आपके पास, वोल्टेज दे दिया है 240 वोल्ट, करंट दे दिया है 0.25 एम्पियर, हमारा फ्लक्स का मान दे दिया है साथियों 400 ल्यूमेन। अब आप सब तो पढ़े लिखे छात्र हैं, आप जानते हैं एमएससीपी का मान क्या होता है? टोटल फ्लक्स बाय 4 पाई होता है। अब हम अगर एमएससीपी का मान ये होता है, हमें चाहिए साहब एमएससीपी ही कैलकुलेट करना, तो हम टोटल फ्लक्स बाय 4 पाई करेंगे, एमएससीपी मिल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स देखिए मेरे पास 400 है, बटा 4 पाई कर दिए, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 4 से 400 100 बार में 100 बटा पाई, 100 बटा पाई 31.84 के आसपास मिल रहा है। यूनिट इसका क्या हो जाएगा? ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन हो जाएगा। क्लियर? तो एक चीज तो आपका सॉल्व हो गया एमएससीपी। अब कह रहा आपसे इफिशिएंसी बताइए। विद्यार्थी यहां आउटपुट और इनपुट का कोई लफड़ा नहीं है, यहां डाटा आपको दिया है, जो दूसरा सूत्र आपको बताया था मैंने, लैंप द्वारा उत्पन्न ल्यूमेन की मात्रा हमें मालूम है, लैंप की शक्ति के रूप में आपको वोल्टेज करंट दे दिया है, टोटल 400 प्राप्त हो रहा है ल्यूमेन, और नीचे वोल्टेज है 240 और करंट है 0.25। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 6.67 ल्यूमेन प्रति वाट हो गया। समझे? तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसका आपस में संबंध क्या है, फिर क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सब क्लियर? इसलिए एक एक न्यूमेरिकल जो है उसे आप लोग क्या करिएगा साथियों, सारे न्यूमेरिकल को आप जरूर बनाइएगा, क्वेश्चन मत लिखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, हल अपनी कॉपी पर करिएगा। इससे आपका प्रैक्टिस होगा और उस प्रश्न पर कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। वैसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप तुरंत दिमाग वैसा लगा के बना लेंगे। सब क्लियर? इसलिए प्रयास करना चाहिए। आइए आगे बढ़े। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बार प्रयास किया था, बल्ब नहीं बना पाया था। उसके दोस्त ने उसको कहा तुमसे संभव नहीं है, झूठे से लगा हुआ है। इसने जवाब दिया मैं ऐसे 1000 तरीके जान गया हूं जिससे बल्ब नहीं बन सकता, मुझे एकमात्र वो तरीका जानना है जिससे बल्ब बन सकता है। और अंततः उसने सफलता प्राप्त की। इसीलिए आपको करना पड़ेगा प्रयास। ये छोटा प्रश्न है, इसको देख के आज के कार्यक्रम को रोकेंगे, फिर टेस्ट होगा। एक बल्ब औसतन 25 कैंडल पावर की प्रदीप्ति दे रहा है, यानी सीपी कितना है? 25। कह रहा बल्ब द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करिए। आप सब जानते हैं F बराबर आई ओमेगा होता है जी। आई का मान 25 है कैंडल पावर, ओमेगा 4 पाई होता है, कर दिए 25 गुना 4 पाई, पाई का मान 3.14 लिख दिए, 22/7 ले लीजिए, आपका मन है, सिंप्लीफाई करिए 314.2। तो आज यहीं रुकते हैं। इससे पहले जितने टर्म्स आपने देखा है घर पर जरूर पढ़िएगा, उतने को हाईलाइट करके घेर करके रटने का प्रयास कीजिएगा। हम रैंडमली पूछ सकते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट वाले छात्र क्लासरूम में बैठे रहेंगे, जिनका टेस्ट नहीं है थोड़ा वेट कर लेंगे, 7 बजे से आपका रीजनिंग होगा।
विद्यार्थी जी, क्लासेस जो है रिकॉर्ड में रहती हैं, आप अनलिमिटेड टाइम इस रिकॉर्डेड क्लास के वीडियो को देख सकते हैं।